नमस्कार बच्चों। आजकल आपने देखा होगा, चाहे वो गांव हो या शहर हो, लोग बाग धर्म के द्वारा स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करवाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसके अलावा आजकल लोगों की, इंसान की दुनिया में सिर्फ धन दौलत ही सब कुछ रह गया है। उसके सिवा कोई उनके लिए रिश्ता, उसके सामने कोई रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। धन के लिए इंसान किसी भी हद तक नीचे से नीचे गिर सकता है। आजकल लोग बाग धन की लालच में अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते। धन को प्राप्त करने के लिए अपने भाई बंधु से भी का भी खून कर देते हैं। बच्चों, इसी पर आधारित आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10 संचयन भाग 1 की पहली कहानी है, जिसका नाम है हरिहर काका। बच्चों, इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। इनका जन्म 1950 में हुआ था, बिहार में। इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है कि जो कि हमारे मर्म को छू जाती है। तो हम आगे कहानी पढ़ते हैं। लेखक के गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था हरिहर काका। लेखक बताता है कि जब उसकी माँ कहती हैं, जब वो बहुत छोटा था तो हरिहर काका उसे बहुत खिलाते थे। अपने कंधों पे बैठा के घुमाने ले जाते थे दूर दूर तक, उसके साथ खेलते थे। हरिहर काका उसके साथ बिल्कुल उसके पिताजी के समान व्यवहार करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो हरिहर काका तब भी उससे बहुत बातें करते थे। अपने मन की सारी बातें वो लेखक को बताते थे। लेकिन पता नहीं, अभी कुछ दिनों से हरिहर काका बिल्कुल चुप रहने लगे हैं। वो किसी से कोई बात तक नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हरिहर काका गांव में रहते हैं। ये गांव आरा जिले के पास है। इस गांव में 3 चीजें प्रमुख थीं इस गांव की। एक गांव का तालाब, दूसरी ठाकुरबाड़ी और तीसरा बरगद का एक पुराना वृक्ष। हरिहर काका और लेखक का घर बिल्कुल पास पास में था। हरिहर काका 4 भाई थे। चारों भाइयों में के पास 60 बीघा जमीन थी, तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 बीघा जमीन आई थी। सभी भाई खेती बाड़ी का काम करके अपना घर का गुजारा करते थे। हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। हरिहर काका ने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों पत्नियां उनकी चल बसी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। हरिहर काका के जो भाई थे, उनके बच्चे थे, सभी का घर परिवार था। बच्चे बाहर शहर में पढ़ते थे। तो ये हुआ कि हरिहर काका अपने भाइयों के पास ही रहते थे, और उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि हरिहर काका का ध्यान अच्छी तरह से रखा जाए। उनके लिए कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उनके हिस्से की 15 बीघा जमीन थी, उसका सारा जो पैसा आता था वो सब भाइयों के ही काम आता था। तो हरिहर काका का ध्यान उनकी छोटे भाइयों की पत्नियां बहुत अच्छे से रखती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, उन्होंने उनका ध्यान रखना छोड़ दिया। अपने पति के लिए तो अच्छी अच्छी खूब स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, और हरिहर काका को रूखा सूखा बचा हुआ खाने को दे देती थी। इधर गांव में जो एक ठाकुरबाड़ी थी, उसके बारे में पता नहीं कि वो ठाकुरबाड़ी का कब कैसे शुरू हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है बहुत पहले, जब गांव बसा ही था, तब एक कहीं से साधु महंत आकर वहां रहने लगे थे, और उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली थी। वो सभी को गांव वाले आ जाते थे, उनके सामने ज्ञान की बातें बताते थे, उपदेश देते थे। एक छोटी सी उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति रख रखी थी, उससे पूजा करते थे। तो लोग बाग जो गांव के थे, वो कोई भी मन्नत मांगनी होती थी आ जाते थे। जैसे किसी को नौकरी की, किसी की लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए मन्नत मांग रहे हैं, किसी की जमीन का फैसला नहीं हुआ है, मतलब हर तरह की, किसी का के यहाँ संतान नहीं है तो वो आकर ठाकुरबाड़ी में मन्नत मांगता था, और उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो उसमें चढ़ावा चढ़ा देते थे।
धीरे 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 करके ठाकुरबाड़ी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग बाग अब तो अपनी जमीन और खेत तक ठाकुरबाड़ी को के नाम पर दान दे देते थे। तो इससे क्या हुआ कि ठाकुरबाड़ी बहुत, कम से कम 20 बीघा जमीन उस ठाकुरबाड़ी के पास हो गई थी। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया था, कई सारे उसमें महंत आ गए थे, रहने लगे थे। हरिहर काका भी कभी कभी जाकर ठाकुरबाड़ी पर बैठा करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्होंने ठाकुरबाड़ी जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं वो सब बस धर्म के नाम पर बस वहाँ का जो भोग चढ़ता है ठाकुर जी को, वो हलवा पूरी खा के मस्त रहते हैं और बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ना उनके पास कोई काम है ना धंधा है। ये विचार जैसे ही आया काका के मन में, तो उन्होंने ठाकुरबाड़ी जाना भी छोड़ दिया। अब घर में भी जब एक बार हरिहर काका बीमार पड़ गए, बीमार हुए, बेचारे लेटे हुए हैं, जो खाने को मिल रहा है खा ले रहे हैं, और बीमारी के बाद जब उनका उठे तो उनको कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा था, और उसी समय शहर से उनके छोटे भाई का बेटा और उनके दोस्त आए हुए थे। तो उनके लिए घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे, व्यंजन बन रहे थे, खुशबू आ रही थी। तो हरिहर काका ने सोचा आज शायद मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन क्या देखते हैं कि जब उनके लिए खाना आया तो वही सूखी रोटी और भात। हरिहर काका को उस दिन बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उस दिन बात हद से ज्यादा आगे निकल गई थी। गुस्से में आकर उन्होंने थाली उठाई और आंगन में ले जाकर फेंक दी। उन्होंने कहा यही है, मेरी 15 बीघा जमीन है, उस पर तुम लोग सब लोग ऐश कर रहे हो और मुझे ये खाने को देते हो। उसी समय ठाकुरबाड़ी के एक पुजारी कुछ प्रसाद के भोग के काम से वहां आए हुए थे, तो वो दलान में बैठे हुए थे। उन्होंने हरिहर काका का गुस्सा और ये सब बातें सुन ली। जाकर उन्होंने ये सब बातें महंत जी को बता दी। महंत जी मन ही मन बड़े खुश हुए और सोचने लगे चलो चलते हैं, जाकर हरिहर काका को बुला लाते हैं और यहाँ ठाकुरबाड़ी में उनको रख लेंगे, क्योंकि उनकी निगाह भी हरिहर काका की 15 बीघा जमीन पर लगी हुई थी। और यहाँ हरिहर काका गुस्से में उन्होंने थाली फेंकी और घर से बाहर खेतों में जाने के लिए निकल पड़े। और वहां से महंत जी चले आ रहे थे पुजारी के साथ। तो जैसे ही महंत और काका बीच रास्ते में ही मिल गए, महंत ने काका को बहुत समझाया, बहलाने फुसलाने लगे, लालच देने लगे कि चलो हमारे पास रहना और हम तुम्हें बढ़िया खाने को देंगे, तुम्हें सारे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, तुम अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दो, तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी, तुम्हारे सारे पाप जो भी होंगे वो धुल जाएंगे। ऐसा करके उनको बहुत समझाते हैं और कहते तुम यहीं रहो। इस तरह से उन्हें समझाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, अच्छा बढ़िया खाना खाने को देते हैं। तो खुश हो जाते हैं हरिहर काका कि वाह यहाँ तो बढ़िया है, अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। 2-3 नौकर चाकर भी जो वो बोल रहे हैं वही चीज उनके सामने आ जाती है। तो उन्होंने कहा ये यहाँ अच्छा रहेगा। लेकिन तभी क्या होता है कि उनके भाई जब घर आते हैं और उनको पता चलता है कि हरिहर काका गुस्से में आज घर से चले गए हैं, तो वो जाते हैं, उन्हें पता चलता है रास्ते में लोगों से कि वो ठाकुरबाड़ी गए हैं। तो ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं तो वो मना कर देते हैं। महंत जी कहने लगे नहीं, अभी इनको यहीं रहने दो, ये यहीं रहेंगे हरिहर काका। तो लोग मनाते हैं। तो इतने में बाद में पुजारी कहता है कि आज के दिन उनको यहीं रहने दो, कल आप देख लेना सुबह, आज उनका थोड़ा मन अशांत है, यहाँ भगवान के पास रहेंगे तो उनके मन को शांति मिलेगी। हरिहर काका के भाई लोग वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर आते हैं और खूब माफी मांगते हैं, उनके पैरों पर पड़ते हैं कि अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा काका, चलिए घर चलिए, अब आपकी पूरी आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। हरिहर काका का मन पिघल जाता है और वो अपने भाइयों के साथ वापस आ जाते हैं। वो मन में ये सोचते हैं भाई आखिर भाई हैं, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। लेकिन हरिहर काका अनपढ़ थे, लेकिन हरिहर काका में समझ बहुत थी, क्योंकि उन्होंने गांव में देखा था कि गांव की एक विधवा थी। तो उसके परिवार वालों ने क्या किया कि जब वो उसका पति नहीं रहा, विधवा हो गई, तो उसके घर परिवार वालों ने सारा उसका धन दौलत, रुपया पैसा, मकान जमीन अपने नाम करा ली और बाद में उस विधवा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इससे काका समझ गए थे कि कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन
अपनी जमीन मैं किसी के नाम नहीं करूंगा। अब हरिहर काका का फिर घर पर आ गए वापस, फिर ध्यान रखा जाने लगा। पत्नियां बिल्कुल हर उनकी फरमाइशें पूरी करने लगी, पूरा ध्यान उनको देने लगी। और इधर महंत जी के दिमाग में तो बस यही बात घूम रही थी कि किस तरह से वो काका की 15 बीघा जमीन हड़प लें। वो उस जमीन को हड़पने के चक्कर में थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगते हैं। एक दिन हरिहर काका अपने 4-5, मतलब उसको गुंडे ही कहेंगे, उनको भेजते हैं और हरिहर काका को घर से उठवा लेते हैं। घर आके ठाकुरबाड़ी में ले जाते हैं, वहां उनको कमरे में बंद कर देते हैं। इधर शाम को जब खेत से लौट कर आते हैं उनके भाई, तब उन्हें पता चलता है कि हरिहर काका को कोई लोग आए थे और वो उठा के ले गए। उनके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि इतना हो ना हो ये ठाकुरबाड़ी के महंत का ही काम है। तो वो सीधे पहले ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि फाटक बंद है। फाटक पर एक बूढ़ा पुजारी खड़ा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 80 साल होगी। वो खड़ा हुआ है, उससे कहते हैं तो वो कहता कोई नहीं है। जब वो लोग आवाज लगाकर चिल्लाने लगते हैं तो खूब पत्थर फेंकते हैं अंदर से सब लोग। वो लोग वापस आ जाते हैं, कहने सोचते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, और पुलिस के पास जाते हैं। जाकर पुलिस से मदद मांगने जाते हैं कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे हमें पूरा शक है कि ठाकुरबाड़ी के महंत लोगों ने ही अपने गुंडों से हमारे काका को उठवा लिया है। पुलिस पहुंचती है, देखती है तो वहां का तो पूरा ही दृश्य बदला हुआ था। ना वहां एक भी पत्थर था, जितने फेंके थे सब पूरा साफ सुथरा पड़ा हुआ था और कोई भी ठाकुरबाड़ी में नहीं था। जब पुलिस कहती है तो पुजारी को दरवाजा खोलना पड़ता है। वो गेट खोलता है, अंदर जाता है तो कमरों की तलाशी ली जाती है। कोई भी नहीं था कमरों में, सब तलाशी ली जाती है सब तरफ, कहीं कोई भी नहीं दिखाई देता। जो बंद कमरे थे पुलिस उनकी चाबी मांगती है पुजारी से। तो पहले तो पुजारी कहता है महंत जी ने चाबी देने के लिए मना किया है, लेकिन जब पुलिस जोर देती है तो उसे चाबी देना पड़ती है। और पुलिस दरवाजे चाबी से ताला खोल कर देखने जाती है। इतने में ही एक कमरे के अंदर से भड़ भड़ करके आवाज आती है। तो उन्हें शक होता है, जल्दी से वो लोग उस तरफ जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो हरिहर काका बहुत बुरी कंडीशन में, दशा में वहां थे। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उनको बांध के रखा था, क्योंकि महंत लोग जबरदस्ती कागज पर, खाली कागज पर महंत लोगों ने उनसे अंगूठा लगवा लिया था और भाग गए थे। अब काका को जब इस दशा में देखते हैं तो काका कह देते हैं पुलिस को सारी, जब उनका बयान लिया जाता है तो सारी बातें बता देते हैं कि महंत ने जबरदस्ती उनको उठवाया और उनका खाली कागज पर अंगूठा लगा लिया, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता। पुलिस उनको वापस ले आती है और उनके भाइयों के पास छोड़ देती है। अब हरिहर काका ये सोचते हैं कि ये महंत से तो अच्छे हमारे भाई हैं, कम से कम इन लोगों के, मतलब इन लोगों में इतने निर्दयी तो नहीं है, कम से कम मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करते हैं। अपने भाइयों के साथ फिर वो रहने लगते हैं। अब भाई बार बार उन्हें जोर देते हैं कि काका जमीन नाम कर दो, भतीजों के नाम कर दो, मतलब अपने बच्चों के नाम जमीन करवाने के पीछे लगे रहते हैं, धीरे धीरे कहते रहते हैं। लेकिन हरिहर काका जमीन बच्चों के नाम लिखने के लिए टस से मस नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही सोच रखे थे कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करूंगा। बहुत दिन हो जाते हैं, बार बार वो लोग कहते हैं। एक दिन उनके भाइयों को गुस्सा आ जाता है और बोले अगर आप जमीन नाम नहीं करोगे, सीधे सीधे जमीन बच्चों के नाम नहीं करते हो, तो फिर हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। काका बोलते जबरदस्ती कैसे करोगे, मेरी जमीन है, मुझे देना होगा दूंगा, जिसके नाम भी करना होगा करूंगा। तुम लोग कौन होते हो, मेरी जमीन से पैसा मिल रहा है उससे तुम भी खा रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। हरिहर काका के भाइयों को गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग भी उसी दरिद्रता पे उतर आते हैं जिस तरह महंत ने किया था। एक रात वो भी हरिहर काका को पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाने लगते हैं। तो हरिहर काका चिल्लाते हैं। जैसे हरिहर काका चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला सुन लेती है। तो भाइयों को लगता है कि अरे इनके मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए। वो हरिहर काका के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं जिससे कि उनकी आवाज बाहर ना निकले। लेकिन
उस महिला ने आवाज़ सुन ली थी, उसने आसपास के लोगों को बुलाया, पुलिस भी आ गई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आ गई। जब पुलिस ने देखा तो हरिहर काका वही स्थिति में मिले, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है और भाई उन्हें लठ लेकर मारने पर जुटे हुए हैं, जबरदस्ती जमीन अपने नाम पर करवाने के लिए, जबकि हरिहर काका चाहते नहीं थे जमीन किसी को भी देना। तब हरिहर काका के मन में आया कि वो महंत और ये हमारे भाई दोनों एक से ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसने भी जमीन के कारण मुझे मारना चाहा और ये भी भाई भी मेरे जमीन के कारण मुझे मारना चाह रहे हैं। पुलिस को बयान देते हैं और काका कहते हैं कि बस मुझे अब पुलिस की मदद चाहिए, और पुलिस से कहते हैं आपकी मदद चाहिए। तो पुलिस उनको 2-3 जो पुलिस वाले थे उनकी कस्टडी उन्हें दे देती कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हरिहर काका ने कहा मुझे लगता है मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वहां पर महंत के लोग भी हरिहर काका के पीछे पड़े हुए थे और यहाँ हरिहर काका के भाई खुद पीछे पड़े हुए थे। तो पुलिस उनको दे देती है 3-4, उनको कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में रख देती है। हरिहर काका को खाना मिलता है, उनकी जो 15 बीघा जमीन थी उसमें वो उससे जो पैसा आता था उसमें वो पुलिस वाले खाते पीते थे, मौज करते थे और हरिहर काका भी खाते थे। लेकिन हरिहर काका ने अब बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, वो बस लेटे रहते थे और ऊपर आकाश की तरफ देखा करते थे। जब लेखक उनके घर आया उसने 2-3 बार बोला काका काका, तो उन्होंने सिर्फ उठकर उसकी तरफ देखा और फिर ऊपर देखने लगे। पता नहीं किस ख्यालों में खोए रहते थे, वो अब किसी से बात नहीं करते थे। अब बच्चे कुछ एक नेताजी भी आ गए एक दिन काका के पास और बोलने लगे कि काका जी आप तो ये जमीन हमारे नाम कर दो तो हम एक बहुत बड़ा विद्यालय, विश्वविद्यालय खुलवा देंगे, आपका बड़ा बड़ा नाम छपवा देंगे, आपके नाम पर लोग बाग पढ़ेंगे, आपको दुआएं देंगे। लेकिन हरिहर काका ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिहर काका बस अब चुप हो गए थे, किसी भी बात का किसी को भी कोई जवाब नहीं देते थे। और यहाँ गांव में 3 गुट बन गए थे। कई लोग कहते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए, जिससे कि उनका सारा, उनके जो जितने भी वो हैं पाप धुल जाएंगे, उनका नाम वैकुंठ में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनका नाम होगा। कई लोग बोलते थे कि नहीं, हरिहर काका की जमीन उनके भाइयों को मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनका के साथ उनका खून का रिश्ता है। कई लोग बोलते थे इससे अच्छा तो हरिहर काका की जमीन नेताजी को मिल जाए, जिससे कि उनके नाम का एक विद्यालय खुल जाए। लेकिन हरिहर काका, ऐसे गांव में तरह तरह की रोज बातें हुआ करती थी। बस हरिहर काका के अंतिम दिन का सबको इंतजार था कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, वो जमीन किसको मिलने वाली है। कुछ भी हो सब सोच रहे थे, लेकिन पुलिस वाले अपने मस्त थे। जैसा उन्होंने अपने घर में नहीं खाया था उतना बढ़िया स्वादिष्ट उन्हें खाना खाने को मिल रहा था। हरिहर काका के पैसों पे वो ऐश कर रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी तो बहुत बड़ी है, मैंने आपको इसका सिर्फ सारांश बताया है। आप इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी में कई मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक अगले वीडियो में पूरे मुहावरों के बारे में आपको बताऊंगी। आप इस कहानी को पढ़िए और समझिए और फिर अपने शब्दों में लिखिएगा। कहानी बहुत ही मार्मिक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।